theory. The next topic is Arrhenius theory. Arrhenius theory, ठीक है. अच्छा, एक Arrhenius का थ्योरी आपने एसिड और बेसिस में भी पढ़ा था, वो अलग है, और यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में अलग है. अच्छा जी, Arrhenius डील करता है या एक क्वांटिटेटिव रिलेशन देता है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का, कुल मिला के. ठीक है. सो Arrhenius एक क्वांटिटेटिव रिलेशन देता है, एक रिलेशनशिप देता है, एक डिपेंडेंसी बताता है रेट कांस्टेंट का ऑन टेम्परेचर. रेट कांस्टेंट का ऑन टेम्परेचर जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा है तो मैंने आपको ये भी कहा था कि द ओनली फैक्टर दैट चेंजेस रेट कांस्टेंट इज टेम्परेचर. ठीक है ना. तो के को चेंज करने वाला सिर्फ टेम्परेचर होगा. अब के और टेम्परेचर में क्या रिलेशन बनेगा या कैसे वैरी करेगा, इसका रिलेशन Arrhenius ने दिया. ठीक है. सो Arrhenius आपको क्या बताता है? इट describes the dependency of rate constant K on temperature T. या आप मोटा मोटा ऐसा याद रख सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज एक्सप्लेन्ड बाय Arrhenius थ्योरी. ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन करता है. ठीक है जी. अच्छा, मुझे बताइए कोलिजन थ्योरी का जो इक्वेशन हमने देखा था, कोलिजन थ्योरी ने भी रेट कांस्टेंट की बात की थी, और वहाँ पे रेट कांस्टेंट किसके बराबर आया था? सर, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू पी जेड ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी. ठीक है ना. मैंने कल बताया था, एंड में आपको बता रखा था दैट के इज इक्वल टू पी जेड ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, वेर पी इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर, आर स्टेरिक फैक्टर, आर ओरिएंटेशन फैक्टर, एंड जेड इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, और ये सारी चीज़ें हमने देख रखी थी. अच्छा, Arrhenius ने सेम इक्वेशन लिया, बस इसने क्या किया, ये जो पी और जेड था, इस पी और जेड को ना लिख के सिंपली ए लिख दिया अपने नाम से, बस इतना सा. ठीक है ना. सो अकॉर्डिंग टू Arrhenius थ्योरी, द रेट कांस्टेंट इज गिवन एज के इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी. कोलिजन थ्योरी में ये ए किसके बराबर था? पी और जेड के बराबर. ठीक है. बस इसने छोटा करके पी और जेड की जगह पे सिर्फ ए लिख दिया. सो के इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी. अच्छा, व्हाट इज के? सर, के इज रेट कांस्टेंट, राइट. के इज रेट कांस्टेंट. ठीक है जी. नाउ दिस ए इज नोन एज Arrhenius फैक्टर. दिस ए इज Arrhenius फैक्टर. ठीक है. सो दिस ए इज Arrhenius फैक्टर, और आल्सो नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि सर इसके अगले वाली जो टर्म है वो एक्सपोनेंशियल में है, ये एक्सपोनेंशियल से पहले वाली टर्म है, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं प्री एक्सपोनेंशियल टर्म. प्री एक्सपोनेंशियल टर्म. ओके. अगेन ई इज एक्टिवेशन एनर्जी, राइट. एक्टिवेशन एनर्जी. आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर. ठीक है ना. सो आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू ठीक है ना 8.314 जोल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इतना कंसिडर करते हैं. यहाँ कभी कभार वैल्यू कैलोरीज में भी लेना पड़ता है, दे रखा होता है, सवाल कैलोरीज में पूछ रखा होता है, फिर आप 2 कैलोरीज या 1.9 कैलोरीज जो अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरीज के बराबर होगा. ठीक है ना. वॉल्यूम के टर्म्स में यहाँ लिया नहीं जाता, अदरवाइज 0.0821 आपको पता है. या टॉर में 63 इसका वैल्यू रहता है, एंड टी इज द टेम्परेचर. टी इज द टेम्परेचर, जिसको आपको केल्विन में ही कंसिडर करना है. अगर डिग्री सेल्सियस में दिया, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में. ठीक है जी. अच्छा, एक और बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैंने ए लिखा, ये आगे आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. सर, ये जो ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी है, ये जो ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये पूरा का पूरा फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को छोड़ के अगले वाला जितना भी एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये सारा का सारा एक्सपोनेंशियल टर्म, इसको पढ़ा जाता है बोल्ट्जमैन फैक्टर. क्या पढ़ा जाता है? बोल्ट्जमैन फैक्टर. दिस इज इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, बट यह है इंपॉर्टेंट. बोल्ट्जमैन फैक्टर. बोल्ट्जमैन फैक्टर, ये वही बोल्ट्जमैन है जिसके नाम से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी होता है. बोल्ट्जमैन फैक्टर, बोल्ट्जमैन. अच्छा, बोल्ट्जमैन फैक्टर आपको ये बताता है द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द फ्रैक्शन ऑफ एटम्स, वो जिनका एनर्जी इतना सफिशिएंट होगा कि वो थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर सके. ये ई रेज टू माइनस ई अपॉन आर टी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ विच हैव गॉट दैट मच सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम दैट थ्रेशहोल्ड गैप. ये वो है. अगर कभी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ ले कि बताइए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास इतना एनर्जी होगा कि थ्रेशहोल्ड के बराबर हो, वो इतने मॉलिक्यूल, उसको आप इससे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है ना. सो दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of molecules having
एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड, एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड, मतलब इतने पार्टिकल प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर उनके पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, अगर उनके पास एक प्रॉपर, सेम कहानी ऊपर भी थी, वो जो e⁻e/RT ऊपर वाले में आ रहा था जब हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ा, सो e/RT आपका शो कर रहा था, e⁻e/RT रिप्रेजेंट कर रहा था वो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं, उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होता है, ठीक है जी। सो k इज इक्वल टू e⁻e/RT। अब इक्वेशन को आपको डिराइव करना है, एक्सटेंड करेंगे इसको। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड लॉग लगा लेते हैं, ठीक है। सो मैं लिख लेता हूँ टेकिंग लॉग, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड लॉग लगा लेते हैं। बताइए पिछले वाला क्या बनेगा, सो दिस विल बी ln k इज इक्वल टू ln a e⁻e/RT, ठीक है। मैं पहले a के लगा लेता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला बना लूंगा। अच्छा, अब अगले वाले में फॉर्मूला बनेगा log m इंटू n, तो हम क्या करेंगे log m प्लस log n दोनों के साथ लगा लेंगे, ठीक है। सो ये बन जाएगा ln k इज इक्वल टू, दिस इज ln a प्लस ln e⁻e/RT। मैंने क्या कर दिया, दोनों के साइड लॉग लगा दिया और प्लस लिख लिया बीच में, ठीक है जी। अच्छा, जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल होते हैं, वैसे लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल होता है, ठीक है। कर दिया कैंसिल दोनों को, और जो पावर होता है वो एकदम से नीचे आ जाता है जब भी कैंसिल हो गया तो पावर /नीचे आ गया, क्या बच गया सर, ln k इज इक्वल टू ln a प्लस माइनस माइनस, ये नीचे उतार दूंगा, ये बनेगा -e/RT, ये बन जाएगा आपके पास एक इक्वेशन, ठीक है जी। अब देखना ध्यान से, अब हम पढ़ क्या रहे हैं इस पूरे अर्हीनियस में k वर्सेस t, इतना ही चल रहा है। k और t के बीच में क्या डिपेंडेंसी है, कैसे वैरी करेगा, क्या होगा, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके लिखूं इस इक्वेशन को, जैसे हमने फर्स्ट में भी लिखा था, वहां पे भी ln आया था, ठीक है ना। अब मुझे बताना, अगर मैं लिखूं इस इक्वेशन को कंपेयरिंग विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, मैंने ऐसा लिख दिया। अब पहचानना y कहाँ पे है, m कहाँ पे है। बताइए, वेरिएबल तो आपको समझ में आ रहे हैं कि किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा, सर y और x के बीच में, y और x के बीच में, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे y और यहाँ पे x। अच्छा, बताइए जरा इसको देखते हुए y क्या है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो और बताओ y क्या है इस पूरी इक्वेशन में। जिसके बीच में रिलेशन चल रहा है वही है सर, y इज ln k, ln साथ में है तो मैं ln भी लिखूंगा, ln k। अच्छा, वर्सेस किसके साथ चल रहा था रिलेशन, t के साथ, सो 1/t। अब इस पूरे को अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिएगा, दिस इज y, अब ये पूरी एक ही टर्म है ना सर, तो ये mx थोड़ी ना हो सकता है, क्योंकि हमारे पास और भी तो टर्म्स हैं। तो ये c है, ये क्या है, और ये क्या है यहाँ पे, m और x, m और y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इधर लिख लो, इधर लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। मुझे बताइए x क्या है यहाँ पे, x इज 1/t, 1/, तो ग्राफ किसके बीच में प्लॉट होगा, ग्राफ प्लॉट होगा ln k वर्सेस 1/t, वर्सेस 1/t, ठीक है ना। ln k वर्सेस 1/t, ln k लिख दिया वर्सेस 1/t। अब मुझे बताओ, ये जो स्लोप यहाँ पे आ रहा है, स्लोप किसके बराबर आ रहा है, -e/r के बराबर आ रहा, नहीं आ रहा है, m इज द स्लोप -e/r, लेकिन स्लोप कैसा है, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो आपको पता है कि ग्राफ कुछ इस तरीके से डलेगा, सही है ना, क्योंकि इंटरसेप्ट का वैल्यू तो आ रहा है, स्लोप नेगेटिव चल रहा है आपका, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्लोप का वैल्यू। सो बताइए, स्लोप किसके बराबर, स्लोप इज इक्वल टू -e/r, -e/r, सही है ना, क्योंकि t तो वेरिएबल था। ओके, इंटरसेप्ट किसके बराबर आ रहा है सर, ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएगा ये इंटरसेप्ट का वैल्यू होगा, और ये वैल्यू कितना आपको देखने को मिल रहा है, ln a, ये इंटरसेप्ट का वैल्यू होगा, इंटरसेप्ट का। काफ़ी इजी सा है, लिंक ग्राफ्स पूछ रखे हैं इसके, हमेशा ग्राफ पूछता है, ठीक है ना। आई थिंक यही वाला ग्राफ इस बार पूछा था, नीट 2025 में 24 में पूछा था, ग्राफ पूछा था डायरेक्टली, बस इतना 4 दिए थे, एक देखना था, ठीक है। एडिटिव देख के बता सकते हैं, हाँ, इजीली कर सकते हो। अब मुझे बताइए, अब इस ln को अगर मैं LOG की टर्म्स में लिखूं तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से, ठीक है। तो फिर इक्वेशन, मान लीजिए मैं इसको 2 लिख लेता हूँ, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 कैन आल्सो बी रिटन एज, स्लोप में भी आएगा, कैन आल्सो बी रिटन एज। बताइए, इसी इक्वेशन 2 को मैं क्या लिखूंगा, 2.303, ln की जगह पे LOG साथ में k इज इक्वल टू 2.303 साथ में LOG a और आगे -e/RT, ये लिख दिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस 2.303 को आगे लेके जाता हूँ, या पूरे इक्वेशन को लेफ्ट या राइट साइड पे 2.303 से डिवाइड कर देता हूँ, दोनों बातें सेम है, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर मैं सबको इसको रख लेता हूँ मैं, लेट से इक्वेशन 3,
इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड ऑन बोथ साइड बाई 2.303 ओके 2.303 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। बताना मेरे को क्या बनेगा। सर इधर डिवाइड कर दिया 2.303 कैंसिल, सिर्फ कितना बचेगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ log k इज इक्वल, इधर भी कैंसिल, कितना बचेगा a, इधर कैंसिल नहीं होगा लेकिन आएगा कहाँ पे, डिवाइड में, तो क्या आएगा ई ए अपॉन 2.303 RT, यही आएगा। ये बन गया इक्वेशन। अब मुझे बताइए, अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं सेम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लूं, तो अब ग्राफ किसके बीच में प्लॉट होगा सर, अब प्लॉट होगा LOG K वर्सेस 1/T। पहले था LN K वर्सेस 1/T, अब होगा LOG K वर्सेस 1/T, ठीक है जी, वर्सेस 1/T। ओके अच्छा, फिर से स्लोप कितना आ रहा है, नेगेटिव। सर ग्राफ तो फिर से सेम ही आएगा, अब बदलेगा स्लोप का वैल्यू। अब मुझे बताइए स्लोप पहले कितना आ रहा था, सर स्लोप पहले बराबर था ई माइनस ई अपॉन आर, माइनस ई अपॉन, अब कितना आएगा माइनस ई अपॉन 2.303 R, बस इतना चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 R, और इंटरसेप्ट ऊपर ln a था, यहाँ पे LOG a के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, बस इतना समझना पड़ता है कि ln k और LOG के बीच में प्लॉट किया है तो क्या अंतर आएगा 2.303 का, ये ध्यान में रखिएगा। 2.303 का अंतर आ जाएगा दोनों के बीच में, इतना सा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है जी। ये बन गया आपका अर्हीनियस इक्वेशन का एक फॉर्म। अच्छा अब हम क्या कर लेंगे, अब अर्हीनियस इक्वेशन से आपको k का वेरिएशन देखना है, और जब भी k का वेरिएशन देखते हैं तो दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे इक्वेशन को प्लॉट करना पड़ता है। अब मैं इसी इक्वेशन नंबर मान लीजिए 4 को दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे लिखना चाहूँगा, तो मैं कैसे लिखूंगा देखिएगा। मैं लिख लेता हूँ कि एट टेम्परेचर T1 वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू K1, एंड एट टेम्परेचर T2 बताइए रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, K2 के बराबर, ठीक है ना। अब दोनों टेम्परेचर T1 पे और टेम्परेचर T2 पे मैं इक्वेशन लिखूंगा, तो मैं लिख लेता हूँ एट टेम्परेचर T1 इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज, ठीक है। बताइए क्या इक्वेशन बनेगा फिर, दिस विल बी log K1 इज इक्वल टू log A, ये नहीं बदलेगा, सेम ही है, ठीक है ना, माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1। सर इसका मतलब पूरे अर्हीनियस इक्वेशन में सिर्फ टेम्परेचर बदलने पे K बदल रहा है, बाकी कुछ नहीं बदल रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सबका सब कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। ये आ गया जी इक्वेशन नंबर 5। ओके इसको रख लेता हूँ मैं इक्वेशन 5। अब बताइए टेम्परेचर T2 पे क्या होगा, एट टेम्परेचर T2 इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज, ठीक है। क्या बन जाएगा सर, दैट इज log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2, यही बनेगा। ये बन गए जी आपके दो इक्वेशंस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस में से K2 में से K1 माइनस कर दीजिए, या 5 इक्वेशन को 6 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 6, ठीक है। 5वें इक्वेशन को छठे से माइनस कर दो, तो लेफ्ट वाली चीज़ें लेफ्ट साइड पे माइनस करेंगे, राइट वाली चीज़ें राइट साइड पे माइनस करेंगे, ठीक है। बताइए ज़रा क्या आएगा सर, ये बनेगा log K2 माइनस K1, सही बात है, log K2 माइनस log K1 कर दिया मैंने लेफ्ट साइड वालों को माइनस, इज इक्वल टू पहले मैं क्या लिखूंगा, ये पूरा इक्वेशन इसमें से ये माइनस करूंगा, तो फिर बनेगा log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2, ऐसा लिख दिया मैंने, माइनस log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1, सही है। ओके अच्छा, log K2 माइनस log K1 दैट इज इक्वल टू log M अपॉन N, log M माइनस log N इज इक्वल टू log M अपॉन N, तो इसको मैं किसके बराबर लिखूंगा, दिस इज सिंपली log K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन K1 लिख दिया मैंने, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब मुझे बताइए जब माइनस से मैं आगे मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देख पाएंगे कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। कर लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो ये बनेगा log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2, माइनस कर दीजिए अंदर मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा माइनस log A, और यहाँ पे बनेगा माइनस माइनस प्लस
ई ए अपॉन 2.303 RT1 बन गया। बताइए क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, माइनस वाला और ये प्लस वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी सब टर्म सेम ही है, ऐसा नहीं कर सकते आपके इसको और इसको मल्टीप्लाई में T1 और T2 के साथ, ये कैंसिल नहीं होता ऐसे, सही है ना। कहीं प्लस माइनस बीच में होता तो कैंसिल करता मैं, मल्टीप्लाई में इस चीज़ को कैंसिल करने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो बताइए कितना आएगा, दिस इज लॉग K2 अपॉन इज इक्वल टू, मुझे बताइए इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन निकलेगी सर, और वो है ई ए अपॉन 2.303 R, दोनों में सेम है तो कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ई ए अपॉन 2.303 R, ठीक है जी। अब बताइए मैंने माइनस इसके साथ नहीं रखा तो मैं इसको कैसे लिखूं, अगर मैंने प्लस वाली टर्म पहले लिखी तो पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा 1/T1 1 अपॉन, और फिर लिखूंगा मैं इसके साथ में माइनस 1/T2 1/T2, मल्टीप्लाई करके देखिए वही आएगा, ये आ जाएगा ई ए अपॉन 2.303 RT1 बिल्कुल प्लस में था, और ये आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2, ये माइनस में था, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आएगा जो लिखा था। अच्छा अगर आप ऐसा करते कि आप लिखते 1/T2 माइनस 1/T1, सर फिर पिछले वाले के साथ माइनस लगता, पिछले वाले के साथ माइनस लगता, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्म ये हो सकता है, इसको ध्यान में रखना, ये गड़बड़ नहीं करना सर। अगर इधर माइनस लगा रखा है फिर यहाँ पे आएगा 1/T2 माइनस 1/T1, 1/T2 माइनस 1, और वो भी इसी का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आ गया आपका अर्हीनियस इक्वेशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताइए इसको मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं, तो फिर से इक्वेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ, दैट इज log K2 अपॉन K1 विल बी इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, दिस इज T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 बनेगा ना, T1 T2, ये ध्यान में रखना, ये भूल जाता है कभी कभार, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल इक्वेशन पे अगर आ गया आपको इतना ध्यान में रखना है कि T1 पहले और T2 बाद में है, सो दैट इज यहाँ पे यहाँ इस तरीके से याद रख लो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 1/T1 माइनस 1/T2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपका, ये बनेगा आपका अर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं कैसे हमने किया, क्या ड्राइव किया सर। अर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग या अर्हीनियस इक्वेशन एक क्वांटिटेटिव रिलेशन देता है के और टेम्परेचर पर। मैंने अभी तक बताया नहीं वेरिएशन कैसे आ रहा है, लेकिन सिर्फ अभी तक ये दिखा डेरिवेशन कैसे आएगा, ठीक है। सो के कैसे डिपेंड करेगा टी के ऊपर, इस चीज को बताता है अर्हीनियस। कौन बताता है, अर्हीनियस के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट इज गिवन एज के इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस ई अपॉन आर टी, वेयर के इज रेट कांस्टेंट, ए इज अर्हीनियस फैक्टर आर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि इसके अगले वाली टर्म एक्सपोनेंशियल में है तो इससे पिछले वाली टर्म आ गई प्री एक्सपोनेंशियल में। ई इज एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज दी टेम्परेचर विच शुड बी इन केल्विन। अगर नहीं दे रखा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने दोनों साइड लॉग लगा लिया। जब हमने दोनों साइड लॉग लगाया तो ये बनेगा ln k और यहाँ पे बनेगा ln a e रेज टू माइनस ए अपॉन आर टी। अब ये फॉर्मूला बन गया log m इंटू एन, दो टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों पे लॉग लगाएंगे, बीच में प्लस लिखेंगे फॉर्मूले से, ठीक है, लिख लिया। अब उसके बाद लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल करता है, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, जो पावर होगा वो नीचे आ जाएगा। तो ये बनेगा log ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब जब इसको मैंने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर किया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपने देखा y ये आ गया और x कौन सा और वेरिएबल आ रहा है इसमें, t आ रहा है। सो x वर्सेज y वर्सेज x, दैट इज ln k वर्सेज 1 अपॉन टी मैंने प्लॉट कर दिया। सो ln k वर्सेज 1 अपॉन टी प्लॉट कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो हमने कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर लिया और स्लोप का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है अपना, माइनस ई ए अपॉन आर, माइनस ई ए अपॉन आर। टी तो हमने प्लॉट करना है, टी तो वेरिएबल था, ठीक है। उसके बाद हमने इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया और ln k की जगह पे या ln की जगह पे 2.303 लिखा और साथ में लॉग लिख दिया। फिर बन गया 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई अपॉन आर टी। फिर दोनों साइड 2.303 से डिवाइड कर दिया, ये 2.303 और निचले वाला कैंसिल हो गया, ये और इसके निचले वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो पाएगा तो 2.303 यहीं पे रहा। फिर इक्वेशन बन गया log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। फिर से ग्राफ प्लॉट किया, अब प्लॉट किया log k वर्सेज 1 अपॉन टी। जब ग्राफ प्लॉट किया तो आपने देखा कि अभी स्लोप का वैल्यू बदल रहा है और कितना आ रहा है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। और इसके स्लोप से एक्टिवेशन एनर्जी निकालना पूछता है, बहुत बार नीट में आए, ग्राफ बता देगा कि इसके और इसके बीच में प्लॉट किया है और स्लोप का वैल्यू इतना है, तो बताइए एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा अगर आर का वैल्यू ये दिया जाए। सब कुछ दे देता है, बस पुट करके आंसर निकालना होता है, ठीक है। अच्छा अब दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हमने इसको प्लॉट किया। सर टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू K1 होगा और टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू
K2 होगा, ठीक है। ध्यान में रखना, ये भी नीट में आया, नीट में ये भी आ रखा है, और नीट में आपको ये पूछा था रिसेंटली, मान लीजिए 1-2 सालों में, 1-2-3 सालों की बात है ये, कि रेट कांस्टेंट अगर आपको निकालना है अरहिनियस इक्वेशन से, तो क्या करना पड़ता है सर, 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे प्लॉट करना पड़ता है, 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स में प्लॉट करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। जब टेम्परेचर वैरी करेंगे तभी तो समझ में आएगा। अब मुझे बताइए कि अगर आपको रेट कांस्टेंट का चेंज देखना है, अगर एक ही टेम्परेचर लेके चले तो क्या समझ में आएगा, टेम्परेचर बदलना पड़ेगा, 2 डिफरेंट टेम्परेचर लेने पड़ेंगे, चेंज करना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा वैल्यू बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तभी तो चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिया, सबने देख लिया ये वाला इक्वेशन, तो ठीक है। अल्टीमेटली आपके पास बन गया log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इस पे अभी तक जो सवाल आए हैं सब हल्के हैं, ग्राफिकल बेस्ड, ग्राफ बेस्ड सवाल आए हैं, ये वैल्यूज दे देता है, वैल्यूज बेस्ड सवाल आए। अब इसमें आपको ये बता दूं कि एक अगर अच्छा सवाल बनाना चाहे आगे, अगर अच्छा सवाल बने इस पे, तो मॉडिफाइड सवाल एक ये बन सकता है कि आपको K2 और K1 के वैल्यूज ना दे, और इनकी जगह पे अब आपको ये पता है कि K2 और K1, मान लीजिए आपको ये बोल दे कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, और मोस्टली मेजोरिटी में फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, ठीक है ना। इसका मतलब अगर K1 और K2 के वैल्यूज नहीं दिए हैं और मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेट्स से हाफ लाइफ दे रखा है, फिर आपको K निकालना पड़ेगा। अगर इस पूरे ऐसे सवाल को अगर लंबा और थोड़ा टफ करना चाहे तो आपको K और K1 और K2 के वैल्यू नहीं देगा, कुछ इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑर्डर की लिख के देगा, और फिर आपको K1 और K2 वहां से निकाल के यहां पे पुट करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक्टिवेशन एनर्जी निकल सकता है। तो अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है सर, आपको 2 डिफरेंट K के वैल्यूज लेने पड़ेंगे 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तब जाके EA निकलेगा। क्या निकलेगा? EA निकलेगा। इसके अकॉर्डिंग, अरहिनियस के अकॉर्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी तब निकलता है जब 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे 2 डिफरेंट K के वैल्यूज को प्लॉट करना पड़ता है, तब जाके आप EA निकाल सकते हैं, कुल मिला के इस इक्वेशन से, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को आपको अप्लाई करना आना चाहिए, सवालों में कैसे कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। देखिए जी, एक टाइप का सवाल मैंने ले रखा है यहाँ पे। अच्छा सवाल आपके पास है, अ ग्राफ ऑफ ln वर्सेस 1/t इज प्लॉटेड। आपको समझ में आना चाहिए एकदम से। हाँ, अगर ln वर्सेस 1/t प्लॉट किया है, ये ln अगर है, इसका मतलब जो स्लोप का वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस EA अपॉन R, सिर्फ EA अपॉन यहाँ पे अगर LOG होता तो फिर 2.303 भी डिवाइड में आता, ठीक है। ये समझ में आ गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैं लिखा था कि मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर पे अप्लाई होगा, ठीक है ना। एंड द वैल्यू ऑफ स्लोप इज इतने, स्लोप का वैल्यू दे दिया, कहता है एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए, R का वैल्यू भी दे दिया। बताइए कितना सिंपल सवाल हो गया। अब मुझे बताइए, आपको ये पता है कि इस पूरे ग्राफ से आपको स्लोप का वैल्यू कितना मिलेगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R, माइनस EA अपॉन। अच्छा, ये स्लोप का वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, -300 के बराबर, ठीक है। तो मैं माइनस माइनस कैंसिल कर दूंगा, सही है ना, कर दिया मैंने, माइनस माइनस कैंसिल, सही, माइनस और माइनस हो गया कैंसिल। तो बताइए EA इज इक्वल टू 300 इंटू R का वैल्यू 2 कैलोरीज दे रखा है, तो ये बनेगा 300 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 600 कैलोरीज, 600 कैलोरीज, ठीक है ना। ये बन जाएगा आंसर आपका, ये आंसर में आ जाएगा, कैलोरीज में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आंसर बन जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी का। हल्का सा सवाल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा इस तरीके से सवाल देख लीजिए, क्या बता रखा है सवाल में। कहता है जी एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अगर K आपका डबल हो जा रहा है। K क्या हो जा रहा है, मतलब इनिशियली अगर K K1 था तो उसके बाद जो K2 है वो K1 का डबल है, K1 का वो 2K1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ बढ़ा रखा है, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब आपको पूरा अरहिनियस पुट करना पड़ेगा। मुझे बताइए यहाँ पे K1 कितना दे रखा है सर, K1 के बराबर, क्योंकि कुछ वैल्यूज तो दिए नहीं है, कुछ वैल्यूज तो दिए नहीं है, ठीक है। और जो K2 है वो K1 का डबल, 2 टाइम्स K1। इसका मतलब ये होगा कि दोनों आपको एक ही टर्म्स में लाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं कैंसिल हो सकता है, क्योंकि वैल्यूज तो दिए नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद T1 कितना दे रखा है, 20 डिग्री सेल्सियस। ये किसके बराबर होगा, 20 + 273 केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 293 केल्विन, ठीक है जी। अच्छा T2 कितना दे रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस। ये कितना हो जाएगा 30 + 273 कितना हो जाएगा 303 केल्विन, ठीक है। कर दें, अब पुट करना पड़ेगा आपको। निकालना क्या है, एक्टिवेशन। कैसे निकलता है एक्टिवेशन एनर्जी, अरहिनियस के अकॉर्डिंग 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे 2 डिफरेंट K के वैल्यूज प्लॉट करने पड़ते हैं, तब जाके EA मिलेगा आपको, ठीक है। तो बताइए, वी नो दैट log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2,
T2 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है जी, लिख दिया हमने। अब बताइए, मैं लिखूंगा log K2 किसके बराबर, K1 का ट्वाइस, तो मैं लिखूंगा 2 टाइम्स K1 अपॉन K1 दैट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1। बताइए T1 का वैल्यू कितना, 293 माइनस 1/T2 दैट इज 303। ओके, अच्छा ये और ये कैंसिल, ये कितना बचेगा, सिर्फ log 2 के बराबर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका log 2 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R 8.314। अब आप चाहो तो जैसे मान लीजिए जब आपने कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करनी है तो फिर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप पहले से क्या फिक्स करके रखेंगे। सर R का वैल्यू या तो 2 दिया होगा या तो R का वैल्यू 8.314 दिया होगा, इसके अलावा वैल्यू यूज़ होता नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, पहले से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक नंबर याद रख सकते हैं। ऑलरेडी आपको फिक्स करना है, ऑलरेडी पुट कर दिया, काम निकल जाता है। ठीक है ना, एकदम से काम निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करने की बाद में नीड नहीं पड़ेगी, आपने पहले मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। अच्छा ये किसके बराबर आएगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख लूँ, 303 इधर माइनस 293 इधर और डिवाइड में आ जाएगा 293 इंटू 303। इतना सा कैलकुलेशन करना पड़ता है और ये एग्जाम में भी आता है, इतना कैलकुलेशन एग्जाम में भी आता है, करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। बताइए यहाँ से EA किसके बराबर आएगा, या इसको पुट कर लेते हैं, log 2 किसके बराबर, 0.3010 राइट, दिस इज 0.3010 इंटू ये जो डिवाइड वाले हैं इधर लेके मल्टीप्लाई कर दूँ, सही है, तो क्या बनेगा इंटू 8.31 इज इक्वल टू EA इंटू, बताइए कितना आएगा, 10 बन जाएगा अपॉन इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना बनेगा, दिस इज 88779। ठीक है जी, ओके मैं एकदम निकाल लेता हूँ A। बताइए ये सारे वैल्यूज ऐसी 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 ऐसे लिखा मैंने। ये कहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई में, और ये कहाँ पे आएगा, डिवाइड में। सो डिवाइड में क्या आ जाएगा 10 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 88779। ठीक है, so this is 165 ओके 165 ये बन जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा जूल्स में। किस में आ जाएगा, जूल्स में। अब इस वैल्यू को थोड़ा कम करना, और हमेशा ऐसा ही पूछता है, किलो जूल में पूछ लेता है, तो डिवाइड बाई 1000 करेंगे। जब डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज जूल पर मोल, और डिवाइड बाई 1000 करने पे अपना कितना बनेगा, तो डिवाइड बाई 1000 करने पे बनेगा 3 लिख लीजिए, तो ये बनेगा 51.165 किलो जूल पर मोल, किलो जूल मोल इनवर्स। ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, ये आंसर हो जाएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, अच्छा एक और पैटर्न का सवाल मैंने इस पे बना रखा है, जरा पढ़िए सवाल को। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज रिलेटेड टू टेम्परेचर एज, आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है। अच्छा क्या ऐसा ही इक्वेशन, मैंने आपको ये भी कहा था कि कंपैरेटिव रिलेशंस आते हैं, ये पूछा नहीं अभी तक नीट में, लेकिन पूछेगा आगे। मैंने सेम सवाल सॉल्व करवाया था इस बार, BSc नर्सिंग ने ऐसा कॉन्सेप्ट पकड़ा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से याद है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नर्नेस्ट पे एक ऐसा सवाल बनाया था, सॉल्व करवाया था मैंने, 2 सवाल थे, एक नर्नेस्ट पे ऐसा करवाया था, कंपैरेटिव, कंपेयर करने पे आपको सवाल था। ठीक है, अच्छा आपको अर्हीनियस फैक्टर निकालना और एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, तो क्या मैं इसको, ये जो दे रखा है, क्या मैं इसको अर्हीनियस इक्वेशन से कंपेयर कर सकता हूँ, सर बिल्कुल कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए कंपेयर करके देखते हैं। अब अर्हीनियस के बहुत सारे फॉर्म्स है, अब जिस फॉर्म से मैच हो जाए उसी फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो मैं क्या कर लेता हूँ, log k वाला फॉर्म पकड़ लेता हूँ। सो बताइए log k वाला फॉर्म अगर मैं अर्हीनियस का पकड़ूँ तो वो था log k इज इक्वल टू log a, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन RT, माइनस EA अपॉन RT, ये फॉर्म था आपका। ठीक है ना, सेम फॉर्म था आपका। अब मुझे बताइए यही ऊपर वाले के साथ मैच हो रहा है अपना, अगर यही ऊपर वाले के साथ मैच हो रहा है तो आप एक एक टर्म को मैच करके कंपेयर करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहला आपको पूछ रखा है अर्हीनियस फैक्टर, अर्हीनियस फैक्टर का मतलब A। ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ पे इसको इसके साथ कंपेयर करने पे क्या आपको लग रहा है कि log A 15 के बराबर है, सर बिल्कुल 15 के बराबर है। ठीक है ना, सो ऑन कंपेयरिंग बताइए कंपेयर करने पे log A इज इक्वल टू 15, log A इज इक्वल टू, तो मुझे बताइए यहाँ से A कितना आएगा, एंटी लॉग ऑफ 15, राइट और रॉन्ग, एंटी लॉग ऑफ
15, ठीक है। और हमने एंटी लॉग देख लिया पीछे भी, एंटी लॉग का मतलब 10 की पावर, सो ये आएगा 10 की पावर 15, 10 की पावर 15, ये बन जाएगा जी, 10 की पावर 15 आंसर बन जाएगा आपका अरिहीनियस फैक्टर का। अब मुझे बताइए एक्टिवेशन एनर्जी भी पूछा है, तो इसका मतलब ये जो लास्ट वाली टर्म है इसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -EA/RT इज इक्वल टू, ऊपर वाले के साथ कंपेयर कीजिए तो बनेगा माइनस, साथ में -10⁻⁶/T, -10⁻⁶/T। बताइए क्या क्या कैंसिल होगा, माइनस माइनस और टी भी कटा, माइनस और माइनस भी कटा, तो यहाँ से ई ए किसके बराबर आ जाएगा सर, ई ए विल बी इक्वल टू 10⁻⁶ इंटू आर, ठीक है। आप देखते हैं आर का वैल्यू इधर रखा है क्या, हाँ 2 कैलोरीज यूज करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 × 10⁶, 2 × 10⁶ कैलोरीज में आंसर बन जाएगा, सही है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके आंसर निकाल लिया, इतना टफ चीज़ नहीं है, सीधा कंपेयर करके आपने इजली आंसर बता दिया। ओके, ये बता दीजिए रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स का मतलब 4 टाइम हो रहा है, ऊपर मैंने डबल किया था, K1 = K1 बट K2 = ट्वाइस ऑफ K1 था, यहाँ पे कितना आएगा 4 टाइम्स K1, 4 टाइम्स इतना ही आएगा, बाकी सब चीज़ें सेम है ना। आप क्या करोगे, K1 कैंसिल, बचेगा log 4, log 4 का वैल्यू 0.6 पुट कर देंगे, फिर रीअरेंज करके आंसर निकल जाएगा। सेम तरह का सवाल, डाटा अलग था, सेम तरह का सवाल नीट 2024 में था, सेम सवाल, बस टेम्परेचर थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, बाकी रिएक्शन को रेट को क्वाड्रपल कर रखा था, आपको 4 टाइम लिखना था, आंसर बन जाता। सही है, कर लोगे ना इसमें, सवाल समझ में आ गया ना, ठीक है।